हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसके पहले आपको दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपको एग्जाम देना है तो, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट 3 का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। आइए पैसेज रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड मेन एंड वुमेन्स रोल became more sharply defined than at any time in history. In earlier centuries, it had been usual for women to work alongside husbands and brothers in the family business. Living over the shops made it easier for women to help out by serving customers or keeping accounts while also attending to the domestic duties. As the 19th century progressed, men increasingly committed to the place of work. The factory, shop, or office, wives, daughters, and sisters were left at home all day to oversee the domestic duties that were increasingly carried out by servants. From the 1830, women started to adopt the crinoline, a huge bell-shaped skirt that made it virtually impossible to clean a grate or sweep the stairs without tumbling over. The two sexes now inhabited what Victorians thought of as separate spheres, only coming together at breakfast and again at dinner. आइए इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 41 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, ड्यूरिंग विच पीरियड मेन एंड वुमेन्स रोल्स बिकेम मोर शार्पली डिफाइंड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड मेन एंड वुमेन्स रोल्स बिकेम मोर शार्पली डिफाइंड। ओके, ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें, विक्टोरियन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड, एडवर्डियन पीरियड या जॉर्जियन पीरियड। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विक्टोरियन पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी मैन स्टार्टेड कम्यूटिंग टू दियर प्लेस ऑफ वर्क। तो आपने अभी पैसेज में पढ़ा था कौन सी सेंचुरी है, 19th सेंचुरी। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पैरासल, इंटरप्रिडिटी और स्टेगनेशन और कमोशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कमोशन जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन समझ ही रहे हैं आप क्या होता है, कंफ्यूजन मीन्स भ्रम होता है, गड़बड़ या भ्रांति, और कमोशन माने क्या होता है आपका हलचल, हंगामा या खलबली या शोरगुल। ठीक है, तो ये आपका सिनोनिम्स बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। क्रूशियल, क्रूशियल का एंटोनिम्स बताना है यानी अपोजिट बताना है। ओके, ऑप्शन ए है इम्परेटिव, बी है ट्रिवियल, और सी दिया है आपका पिवोटल एंड डी है आपका क्रिटिकल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रिवियल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रूशियल का एंटोनिम हो जाएगा ट्रिवियल। क्रूशियल मीन्स क्या होता है, क्रूशियल मीन्स होता है आपका अत्यंत महत्वपूर्ण या प्रामाणिक। ठीक है, कठिन भी होता है इसकी मीनिंग। और ट्रिवियल का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ क्षुद्र या घिसा पिटा हुआ। ठीक है, मामूली या साधारण। ठीक है ना, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी द्वीपपुंज क्या कहलाता है, ए ग्रुप ऑफ यानी द्वीपों का समूह या द्वीपपुंज क्या कहलाता है, आर्चिपेलागो। ठीक है, आर्चिपेलागो कहलाता है, इसका मतलब होता है द्वीपपुंज या द्वीपों का समूह। ठीक है, चलिए अगला है, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो अनिल और अनल क्या मतलब हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनिल माने हवा और अनल माने आग होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं क्या कहलाता है, निर्मम, निर्दय, निर्भय, निर्हृदय। तो ऑप्शन इज करेक्ट, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम कहलाता है, और जिसमें दया ना हो वह निर्दय कहलाता है। ओके, और निर्भय किसे कहते हैं, जिसमें भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तिमिर, ध्वांत, तमिश्र या निलय। ओके, तो निलय क्या है, ये तो घर का पर्यायवाची है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अंधकार का पर्यायवाची कौन कौन सा है इसमें सही, तिमिर, तमिश्र, ध्वांत, ये सभी जो है अंधकार के पर्यायवाची हैं, लेकिन निलय जो है ये घर का पर्यायवाची है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही युग्म विलोम युग्म नहीं है। ठीक है, बाकी तीन सही है, कौन सा इसमें एक गलत है बताना है। कुसुमित, कंटकित, कीर्ति, उपकीर्ति, घन, तरल और विरह मिलन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता है बल्कि अपकीर्ति होता है। ओके,
बाकी सभी सुमेलित है। कुसुमित का कंटकित होता है, घन का तरल होता है और विरल का मिलन होता है, विरह का मिलन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए है सावन में हरा और भादो में सूखा, बी है न सावन में हरा न भादो में सूखा, सी है संभववाद या डी है सदा एक सी बात। तो सावन में न हरे हो रहे और न भादो में सूखा पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सदा एक सी बात। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 0.04 डिवाइडेड बाय 0.002 प्लस 0.5 इंटू 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0004 का मान ज्ञात कीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका ए आ जाएगा क्योंकि बहुत इजी है। क्या करना होगा आपको? यहाँ डिवाइडेड दिया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0.04 डिवाइडेड बाय 0.002 और ये प्लस है आपका, ये मल्टीप्लाई बाद में करिएगा, पहले इसका डिवाइडेशन कर लीजिएगा। ओके, तो सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। या इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक पद मान लीजिए, इसको एक पद मान लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है। ओके, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन दिया है 775 गुणे 775 गुणे 775 प्लस 225 गुणे 225 गुणे 225 डिवाइडेड बाय दिया है 77.5 गुणे 77.5 प्लस 22.5 गुणे 22.5 माइनस 77.5 गुणे 22.5। आप देख रहे होंगे कि ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, ये और ये तीनों संख्या सेम है। ओके, और ये वाली भी तीनों संख्याएं सेम है, यानी यहाँ पे क्या बन रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है। ओके, और नीचे देख रहे हैं यहाँ 77.5 फिर 22.5 और ये क्या बन रहा है? यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला बन रहा है। यानी कि सीधे सीधे बात करें तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी और दूसरे में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यही वाला फॉर्मूला से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, इजी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए दिया है 10,000 दिया है, बी में दिया है आपका 1,00,000 और सी में दिया है 0.1 एंड डी दिया है 100। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यानी कि 1,00,000 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 टू द पावर 6 प्लस 15 इसका स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17। देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है कि अंडर रूट में जब आपका दिया है ये 2 टू द पावर 6 तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो इसका जो है मान कितना आ जाएगा? ये 64 आ जाएगा। यानी कि 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार गुणा करेंगे तो ये 2 टू द पावर 6 का मान कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट में वैल्यू कितनी आ जाएगा? 2 टू द पावर 6 का मान कितना हो जाएगा? 64 एंड 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 289, ठीक है। 289 का जो है वर्गमूल ले लेंगे तो ये 17 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो आंसर बी सॉरी ए इज करेक्ट, ठीक है। 17 आ रहा है हमारा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वी और डब्ल्यू का औसत 48 है तथा वी और डब्ल्यू का औसत 48 है और यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि अब एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या, ठीक। तो योग यहाँ पे देखिए औसत दे रहा है 3 संख्या होगा, ठीक है। क्या रहा है? यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू का औसत दे रहा है 48, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसका योग निकाल लेंगे। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर ये 48 और गुणे कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका योग निकाल लेंगे। सेम इसी पैटर्न पे आप यू वी डब्ल्यू का वी और डब्ल्यू का औसत दिया 48 तो इसका भी हम जो है योग निकाल लेंगे। ओके, फिर इसके योग में से इसके योग को घटा देंगे, हमें यू की वैल्यू मिल जाएगी। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर भी हमारा कितना आएगा? 48। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? ओके, तो देखिए इसमें क्या करना है? जो फेल है उसको पास कर दीजिए, जो पास है उसको फेल कर दीजिए, यानी कि फेल नहीं करना है, मतलब इक्वल इक्वल कर देना है, ठीक है। यानी कि दोनों को पास कर देना है और जिनको कम है उनको दे दीजिए और जिनके पास एक्स्ट्रा है उनका ले लीजिए, मतलब इनको क्या करना है? बैलेंस कर देना है। ओके, चलिए बताते हैं आपको। इसमें क्या कर रहा है? गीता 30% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी ये फेल हो गई। इनको 50 अंक और मिले होते तो ये पास हो जाती ना। तो इनका क्या लिखेंगे? 30% और प्लस 50, क्योंकि इनको पास करना है, ठीक है। तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा? 30% 50 अंक जोड़ देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा? 45% और माइनस
25 अंक इनको ज़्यादा मिला तो इनका 25 घटा देंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए परसेंटेज इसको 75 कर लेंगे तो 45 में से 30 निकल जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, इधर 15% आ जाएगा और यहाँ से 50 और 25 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 75। यहाँ से 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। ओके, 1% का मान 5 आया है तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? 1% बराबर कितना मिला हमको, 5 मिला तो 64% यहाँ से निकाल लेंगे। 5 × 64 आंसर आ जाएगा 320 अंक। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है आपका 20 करेक्ट, 320 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे इसको जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी कि जिनको मतलब सेम जो है हमें बैलेंस करना है क्या, पासिंग मार्क। ठीक है, पासिंग मार्क को जो है बैलेंस कर देना है। इधर अभी इधर पासिंग मार्क और इधर पासिंग मार्क। ठीक है, यानी कि इधर कोई अगर फेल हो रहा है तो जितने अंकों से वो फेल हो रहा है उतने ही अंकों से उसको पास कर दीजिए, यानी फेल वाला ऐड कर दीजिए, और जिनको पास से पासिंग मार्क से जो भी अंक अधिक मिले हैं उनका माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे सॉल्व करेंगे और दोनों को ही इक्वल कर देना है, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चंदा भरत की पत्नी है, मोहन चंदा का पुत्र है, आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है। मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है, ये बताना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि चंदा जो है वो भरत की पत्नी है। ठीक, तो चंदा हो गई और ये भरत की पत्नी है। ठीक, तो ये हो गया भरत। ठीक है, बी से इनको डिनोट कर देते हैं। चंदा भरत की पत्नी हो गया। फिर कह रहा है मोहन चंदा का पुत्र है। ठीक, जो मोहन है ये चंदा का पुत्र है, ये हो गया मोहन, ये है चंदा के पुत्र। ओके, तो भरत के भी तो पुत्र होंगे। ठीक है, ये इसके बाद क्या कह रहा है, आशीष भरत का भाई है। जो आशीष हैं ये भरत के भाई हैं। ठीक, आशीष भरत का भाई और ध्रुव का पिता है। ठीक है, आशीष जो है वो भरत के भाई हो गए और ध्रुव के पिता हो गए, तो ये ध्रुव हो गए। ठीक है, अब क्या कहना है, मोहन का ध्रुव से क्या संबंध, ये मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है, तो ये दोनों जब भाई हो गए, ये भी भाई का लड़का, ये भी भाई का लड़का, तो क्या हो गए, ये चचेरा भाई हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, चचेरा भाई। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। कैलेंडर से 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपका फॉर्मूला वही डेट मंथ, उसके बाद सॉरी डेट मंथ ईयर, फिर लीप ईयर, उसके बाद सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2008 लीप ईयर है और फरवरी का कोड क्या होता है, 3 होता है लीप ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, डेट आपका 5 हो गया और मंथ हो गया आपका मंथ कोड 3। ठीक है, यानी कि 5 + 3 और आपका ईयर कोड हो गया 8 और +2 एंड +6 ये हो जाएगा और आप बटे 7 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 3 शेष बचेगा और 3 का जो है ये सप्ताह का कोड क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार आएगा। ठीक है, आपने कैलेंडर पढ़ा होगा तो कर लेंगे आप, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मंगलवार आएगा, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। चलिए अगला है, असंगत अलग करें। 423, 171, 801, 900 और 701। ठीक है, इसमें कौन सा अलग है, ऑप्शन ए है 423 दिया है, बी दिया 801, सी है 171 और डी है 701। आपको क्या लग रहा है, आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बता देते हैं इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों हो रहा है, क्योंकि 701 जो है ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सभी भाज्य संख्याएं हैं, किसी न किसी संख्या से विभाजित है। ठीक है, 701 किसी संख्या से विभाजित नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। ओके, जब भी रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन आए वहाँ पे आपको लग रहा हो कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो जरूर आप भाज्य और अभाज्य संख्या जरूर चेक किया करिए, और मोस्टली जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं, यानी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन दिया है, कुछ सिक्के नोट हैं, कुछ नोट बिल हैं। निष्कर्ष क्या दे रहा है, कोई भी सिक्का बिल नहीं है, सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है। ओके, तो इसका देखिए फिगर कैसे बनेगा, कह रहा है कुछ सिक्के नोट हैं, कुछ सिक्के जो हैं वो नोट हैं। ये फिगर ऐसे बन जाएगा, कुछ नोट बिल हैं। ठीक है, कुछ नोट बिल हैं, एक तो फिगर ऐसे बनेगा इसका, या इसका फिगर ऐसे भी बन सकता है, कुछ सिक्के नोट हैं। ठीक, कुछ सिक्के नोट हैं, और ऐसे भी बन सकता है, और कुछ नोट बिल हैं। ठीक, ऐसा भी बन सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव कथन भी दिए हुए हैं, और आपको शायद आपने अगर पढ़ा होगा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन या कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि आपके जो पॉजिटिव कथन दिए रहते हैं, निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पहला वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल नहीं है दे रहा है। ठीक है, तो पहला गलत ही हो जाएगा। फिर सेकंड वाला कह रहा है सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है, सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना। यहाँ पे एक और भी फिगर बनेगा। ठीक है, कैसे कह रहा है, कुछ नोट बिल हैं। ठीक, तो कुछ नोट बिल हैं और कुछ सिक्के नोट हैं, यहाँ पे दे रहा है कुछ सिक्के नोट हैं, तो कुछ सिक्के। ठीक है, सिक्का अगर हम ऐसे बड़ा बना दें, ठीक है, कुछ सिक्के नोट, नोट इसके अंदर भी तो रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए नोट ये हो गया। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, कुछ नोट बिल हैं, तो कुछ नोट बिल जब हो जाएंगे तो ये फिगर ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, बिल वाला। तो सेकंड जो आपका स्टेटमेंट दिया यानी निष्कर्ष दिया है, ठीक है, सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है।
ठीक है। तो अगर नोट ये वाला अंदर वाला अगर रहेगा, ठीक है, तो सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है कि नहीं? है, बिल्कुल है। तो दूसरा जो है आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 3-3 फिगर बन रहा है, ठीक है। पहला तो सीधे-सीधे से गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके। चलिए, तो इसमें हमारा कौन-सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या है इसमें? ऑप्शन डी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ओके। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में WORTH वर्थ को ZRR WK और TRAC के ट्रैक को WUAFN लिखा जाता है, उसी भाषा में FITH को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें देख रहे होंगे ना आप, चेक कर लीजिएगा खुद भी करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, WXYZ +3 हो रहा है, यानी OPQR, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 और फिर बीच वाला सेम ही रह रहा है, RR देखिए बीच वाला सेम है, फिर +3 और +3 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से +3 और बीच वाले में कुछ नहीं हो रहा, सेम ही है, ठीक है। इस तरह से ये ऐड हो रहा है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, IDIWK इसका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका इसमें करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर है 61, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक शांति सूचकांक में ऑप्शन डी इज करेक्ट, 126वां स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। किसी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि इसमें जो है डिटेलिंग जो दी हुई होती है उसे हमें पढ़ देना चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उतना तो बता ही दिया जाता है, ओके। चलिए, आपकी डिमांड है तो हम पूरा पढ़ के भी बता देंगे आपको, ओके। अब जैसे बात करें कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की, तो इसमें स्थान जो है 126वां है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा इसकी डिटेलिंग। जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला। तो इसमें देखिए किसने जारी किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, और कौन सा रैंक आया है भारत का, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। जारी कौन करता है शांति सूचकांक? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की जाती है वैश्विक शांति सूचकांक, ओके। भारत का स्थान 126वां है, ओके। बात करें इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड का स्थान प्रथम है, याद रखिएगा। एंड सेकंड स्थान पे कौन है? डेनमार्क है, ठीक है। डेनमार्क सेकंड स्थान पे है, फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है। भारत का स्थान 126वां है। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुभारंभ किया? ठीक है, इन्होंने कहां से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन स्टार्ट किया था? तो आपको बता दें, ये आपका मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से इन्होंने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। इसकी डिटेलिंग है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। यह मिशन देश के 17 उच्च जोखिम वाले राज्यों के 278 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा, ओके। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लक्ष्य कितना है, कब तक है? 2047 तक है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया 2047 तक है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से स्टार्ट हुआ था, ओके। और ये जो है 17 उच्च जोखिम वाले राज्यों के 278 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है ऐसे फैक्ट भी, ओके। चलिए, अगला है, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक एंड डी है महाराष्ट्र, ओके। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी तमिलनाडु इज करेक्ट, ओके। इसकी डिटेलिंग है, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में तमिलनाडु भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे और महाराष्ट्र चौथे स्थान पे है, ओके। याद रखिएगा, तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है, ओके। सेकंड नंबर पे कौन है? यूपी है हमारा, ओके। फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटक है एंड फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र है। तो सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं क्रम से, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, ओके। ये है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पहला वैदिक थीम वाला पार्क, ओके। जयपुर, नैनीताल, नोएडा, हरिद्वार। तो 64 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोएडा में स्थापित किया गया है क्या? भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, ओके। इसकी डिटेलिंग है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया गया है। इस पार्क का नाम वेद इन पार्क है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका नाम? वेद
इन पार्क, ठीक है, विद इन पार्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है? ओके, ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 200, सी है 250 एंड डी है 300। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट है 200, ठीक है। फिर डिटेलिंग है, अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना, ठीक है, ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी भूटान, सी भारत एंड डी नेपाल। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बांग्लादेश। यानी कि इसकी डिटेलिंग है, देख लेते हैं। 14 जून 2023 को विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना बांग्लादेश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ शुरू की गई है। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी वाराणसी, सी आगरा एंड डी ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्रेटर नोएडा में। ओके, डिटेलिंग है इसकी, 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए है पेंटागन, बी है सूरत, सी है न्यूयॉर्क एंड डी है पेरिस। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सूरत। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर जो है ये सूरत में बनाया गया है। इसकी डिटेलिंग है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर गुजरात की सूरत में बनाया गया है, जिसका नाम सूरत डायमंड बोर्स है। ओके, नाम क्या है इसका? सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है। इसे हीरा व्यापार केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इससे पूर्व विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर जो है वो अमेरिकी सुरक्षा विभाग का क्या था? पेंटागन, ठीक है, पेंटागन कार्यालय परिसर था इसके पहले, ठीक है। यानी पेंटागन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने? सूरत के सबसे बड़े कार्यालय परिसर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ए है मैरी एन गोम्स, बी है अर्पिता मुखर्जी, सी है पद्मिनी राउत एंड डी है शक्ति कुलकर्णी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है आपका पद्मिनी राउत। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिटेलिंग है इसकी, 10 जुलाई 2023 को अहमदाबाद गुजरात में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब पद्मिनी राउत ने जीता है, ठीक है। इसमें मैरी एन गोम्स दूसरे स्थान पर रही हैं, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन ए वाला दिया है ये सेकंड नंबर पे रही थी और जीता किसने? फर्स्ट नंबर पे है कौन? पद्मिनी राउत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या इजराइल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इजराइल। ओके, डिटेलिंग है इसकी, अगस्त 2023 में भारत को इजराइल से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 30 किलोमीटर है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के MI-17 इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के MI-17V5 हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा, ठीक है। क्या नाम है? रूसी मूल की जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर है इस पर तैनात किया जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 71 टू 75 प्रश्न के उत्तर जो अनुच्छेद को पढ़कर देना है। आइए जो है पैसेज रीड कर लेते हैं। भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में दो पक्ष उभर कर आते हैं, लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इसे इसी रूप में लिया। हर्डर 1772, एडलंग 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रिम के सिद्धांत को माना गया। ब्रुगमैन ने इस विवाद में कहा कि व्याकरणिक लिंग पहले से ही वहां था, यह केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। ब्रुगमैन का कहना है कि भारतीय भाषाओं में अ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रुगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिखर सम्मेलन करार दिया।
यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचनाओं में रखे गए हैं, पर ऐसा नहीं है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 71 नंबर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? हर्डर, हमबोल्ट, ग्रीम या अर्नोल्ड? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अर्नाल्ड। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अर्नाल्ड ने इसका जो है नहीं माना है, यानी कि अर्नाल्ड ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं माना है। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? पाणिनि, अरस्तु, ब्रुगमैन या ब्लूमफील्ड? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पाणिनि से स्टार्ट होती है लिंग विषयक चिंतन की परंपरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि अ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? ऑप्शन ए है ब्रुगमैन, हमबोल्ट, एडलंग, अरस्तु? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रुगमैन जो है नहीं मानते हैं, ठीक है, कि अ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करती, ठीक है, ब्रुगमैन यह मानते हैं। ओके, ब्रुगमैन मानते हैं कि भारतीय भाषाओं में अ ई प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? ऑप्शन है रोथ, ब्रुगमैन, हर्डर या ब्लूमफील्ड? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ब्लूमफील्ड जो है ये भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानते हैं। ओके, नेक्स्ट है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है, क्या है? शब्द, अर्थ, भाषाई जरूरत या लैंगिक अस्मिता? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 टू 80 प्रश्नों के निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर जो है आंसर देना है। ये भी आपका पैराग्राफ से ही रिलेटेड है। आइए पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ दिया है, वनों की सबसे सामान्य दुर्घटना दावानल यानी वनाग्नि होती है। कई दावानल प्राकृतिक कारणों से आरंभ होता है, जैसे कि आसमानी बिजली चमकने से पेड़ों में आग लग जाती है। हालांकि वर्षा होने से ऐसी आग बुझ जाती है और अधिक नुकसान नहीं होता। पहाड़ों की ढालों पर आग यदि नीचे से लगती है तो इसका प्रसार तेजी से होता है, क्योंकि ढाल के पास गर्म हवा इसे ऊपर की ओर पहुंचा देती है और ज्वाला का विस्तार ऊपर की ओर होने लगता है। आग यदि ऊपर की ओर लगती है तब इसकी नीचे की ओर फैलने की संभावना कम हो जाती है। हिमालय पर्वत की सबसे नई पर्वत श्रृंखलाएं दावानल के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। पश्चिमी हिमालय के वनों में पूर्वी हिमालय के वनों की तुलना में बार बार आग लगने की संभावना बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूर्वी हिमालय के वन उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं। चीड़ यानी पाइन के वनों के गहन प्रसार के साथ हिमालय के कई हिस्सों में दावानलों की बारंबारता तथा तीव्रता बढ़ी है। हिमालय के वन, खास तौर से गढ़वाल हिमालय के वन, पिछली कुछ गर्मियों से निरंतर आग पकड़ रहे हैं, जिससे उस क्षेत्र की वनस्पतियों का भारी नुकसान होता है। दावानल प्रायः मौसमी होते हैं। ये प्रायः सूखे मौसम में आरंभ होता है तथा समुचित सावधानियों द्वारा इन्हें रोका जा सकता है। सामान्यतः आग केवल तभी फैलती है जब इसके मार्ग में ईंधन यानी कि सूखी वनस्पतियों की निरंतर आपूर्ति होती है। इसलिए दावानल को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे फैलने से रोकना, जो हम वनों में छोटे छोटे गड्ढों की सफाई द्वारा हासिल कर सकते हैं। दावानल को रोकने के लिए कुछ अहम सावधानियां होती हैं। सबसे पहले आग के स्रोत या ज्वलनशील स्रोत को दहनशील या ज्वलनशील पदार्थों से अलग करके रखना चाहिए। दूसरा, आग के स्रोत पर नजर रखनी चाहिए या इसे नियंत्रित रखना चाहिए। तीसरा, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक रूप से ढेर बनाकर या भंडारित कर नहीं रखना चाहिए। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। वनों के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर नहीं बनने देना चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण है? ओके, अभी जो है हमने पैराग्राफ में पढ़ा है, तो कौन सा है? गढ़वाल हिमालय। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गढ़वाल हिमालय जो है वो वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण क्षेत्र, यानी बारंबारता है, यहाँ पे आग लगने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आते हैं? ओके, तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्षा अधिक नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, दावानल की चपेट में ज्यादा आएंगे वहां के क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती है। ठीक है, क्यों नहीं जलती है? क्योंकि क्या होता है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ वर्षा हो जाती है तो ये आग बुझ जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी है, क्योंकि यह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। ठीक है, इसलिए आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है? ओके, वनस्पति, जीव जंतु, सूखा या दावानल? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, दावानल जो है वो वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होगी। डिटेलिंग आपको अच्छे से इसमें बता दी गई है। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।